Hello my dear students, welcome back to my YouTube channel. My name is Sachin and today we are back with our lecture 4 of chemical bonding. इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रेशन एनर्जी कंप्लीट, जो उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग है या उसकी एप्लीकेशंस है, सब कुछ हम हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में इस लेक्चर में कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो बेटे सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी है क्या। हाइड्रेशन एनर्जी को हाइड्रेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं। हाइड्रेशन एंथैल्पी, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज याद रखें, ये क्या है? एनर्जी रिलीज, हमेशा रिलीज होगी, एब्जॉर्ब नहीं। मतलब ये कौन सा प्रोसेस होगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयंस गेट्स हाइड्रेटेड। जब 1 मोल गैसियस आयन के हाइड्रेटेड हो जाएंगे, उसके दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। इट इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इट इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। देखो बेटा क्या है हाइड्रेशन एनर्जी। देखो जैसे हमारे पास हमारा NaCl सॉलिड है, हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे। वाटर में डिसॉल्व करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? जैसे ही वाटर में डालेंगे तो अपने आयंस में स्प्लिट हो जाएगा, जो भी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस है इस सॉलिड के, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब वाटर में क्या होता है, जैसे ही हम NaCl को वाटर में डालते हैं तो Na पॉजिटिव अकेला एग्जिस्ट नहीं करता वाटर में, और ना ही Cl नेगेटिव अकेला एग्जिस्ट करता है। क्या होता है, वाटर में डालते ही बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इसको सराउंड कर लेंगे, इसको चारों तरफ आकर के घेर लेंगे। जैसे ये Na है और ये हमारा Cl नेगेटिव। अब वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत सारे आएंगे और इसको चारों तरफ से घेर लेंगे। जैसे अगर ये Na पॉजिटिव है, अब हमें पता है हमारा वाटर मॉलिक्यूल है ये, और वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज है डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज डेल नेगेटिव। तो वाटर मॉलिक्यूल अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे कि ऑक्सीजन Na पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। ऑक्सीजन का जो मूव है, ठीक है, ऑक्सीजन की जो साइड है वो किसकी तरफ होगी? Na पॉजिटिव की, क्योंकि ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है? नेगेटिव, और Na के ऊपर चार्ज क्या है? पॉजिटिव। हाइड्रोजन नहीं होंगे सोडियम की तरफ, ऑक्सीजन होंगे सोडियम की तरफ। और बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आयंस को सराउंड कर लेते हैं ऐसे। नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसी को बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। मतलब आयन वाटर में जाते ही हाइड्रेटेड हो जाएगा, आयन वाटर में जाते ही वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड हो जाएगा। तो उस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलते हैं बेटे हाइड्रेशन एनर्जी। चाहे वो कोई भी आयन हो, चाहे कैटायन हो या एनायन हो, वाटर में जाते ही वाटर मॉलिक्यूल उसको चारों तरफ से सराउंड करेंगे और वो एनर्जी रिलीज करेगा। मतलब वो स्टेबल हो रहा है, उसी रिलीज ऑफ एनर्जी को बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। अब Cl नेगेटिव है तो वाटर मॉलिक्यूल जब Cl नेगेटिव को सराउंड करेंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन Cl की तरफ आ जाएंगे। इस पे चार्ज डेल नेगेटिव, इस पे चार्ज डेल पॉजिटिव, HOH। ये अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। देखो अब हमारा ये है क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन को भी वाटर मॉलिक्यूल्स ने सराउंड कर लिया और हमारे सोडियम आयन को भी वाटर मॉलिक्यूल्स ने सराउंड कर लिया। अब देखो बेटे इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो कैसी है? ये है आयन और ये हो गया डाइपोल। आयन और ये क्या है? डाइपोल। डाइपोल मींस ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन की है नेगेटिव। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा, तो इसलिए चार्ज है उसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव। ये एक डाइपोल है और ये एक आयन है। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शंस है वो कौन सी है? आयन डाइपोल अट्रैक्शंस। कौन सी अट्रैक्शंस है? आयन डाइपोल अट्रैक्शंस। इसमें भी ये हमारा क्लोराइड आयन और इसकी तरफ किसका फेस है? हाइड्रोजन्स का, क्योंकि क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन नहीं है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कब होती है? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, जैसे सॉल्ट में। यहाँ कौन सी अट्रैक्शन है? आयन डाइपोल अट्रैक्शन। ये क्या है? आयन डाइपोल अट्रैक्शन। ये भी आयन डाइपोल अट्रैक्शन है बेटे। इसको बोलते हैं हाइड्रेशन। और इस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी या फिर हाइड्रेशन एंथैल्पी।
ठीक है, समझ में आ गया, हाइड्रेशन एनर्जी या फिर हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब हम देखेंगे हाइड्रेशन इज द स्पेशल केस ऑफ सोल्वेशन। ये सोल्वेशन है क्या? सोल्वेशन, देखो बेटे, कोई भी चीज जब आप किसी सॉल्वेंट में डिसोल्व करते हो, जैसे वाटर में अगर मैं कोई भी चीज डिसोल्व करूं, NaCl डिसोल्व कर दिया मैंने, तो जिसको डिसोल्व करते होते हैं वो होता है सोल्यूट, और जिसमें डिसोल्व किया हो गया वो गया सोल्वेंट। दोनों को मिक्स किया तो क्या बन गया मेरा? सॉल्यूशन। दोनों को मिक्स किया तो मेरा क्या बन गया? सॉल्यूशन। देखो, अगर मैं सोल्वेंट वाटर की जगह कोई भी सोल्वेंट ले लूं तब इस प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा? सोल्वेशन। वाटर की जगह कोई भी सोल्वेंट ले ले तब इस प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा? सोल्वेशन। और अगर वाटर ले लिया यहाँ पे सोल्वेंट क्या ले लें? सोल्वेंट हम ले लें वाटर, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हाइड्रेशन। क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन क्या है? हाइड्रेशन इज द स्पेशल केस ऑफ सोल्वेशन। जितने भी सोल्वेंट हैं सारे के सारे, अगर वो अलग अलग ले, हम उनके अंदर सोल्यूट डाल के डिसोल्व करें, वहां अट्रैक्शन देखें सोल्वेंट और सोल्यूट की, तो वो तो हो जाएगा सोल्वेशन। और अगर हम वाटर ले लें, ठीक है, जैसे यहाँ पे वाटर है ना, NaCl हमने डाला, Na पॉजिटिव की अट्रैक्शंस देखी वाटर के डाइपोल के साथ, तो इसको बोलते हैं हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन इज द स्पेशल केस ऑफ सोल्वेशन। और अट्रैक्शन इंटरेक्शन कौन सी है इसके अंदर? आयन डाइपोल इंटरेक्शंस। अब हम देखेंगे हाइड्रेटेड साइज। हाइड्रेटेड साइज, देखो, जब मैंने आयनिक सॉलिड वाटर में डाला तो उसमें क्या था? Na पॉजिटिव था, उसका साइज सिर्फ इतना था। वाटर में डालने से पहले Na पॉजिटिव का साइज कितना था? सिर्फ इतना था। जैसे ही मैंने उसको वाटर में डाला तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स ने आकर के उसको सराउंड कर लिया और वो उसके साथ स्टिक हो गए, जुड़ गए, उसके साथ चिपक गए, और एक बड़े साइज का एक मॉलिक्यूल तैयार हो गया। मॉलिक्यूल टाइप आप बोल सकते हो, हाइड्रेटेड साइज इसको बोल देंगे। ये तो हो गया आयन का साइज, और ये हो गया पूरा का पूरा हाइड्रेटेड साइज। मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो गया इसका? हाइड्रेटेड साइज। ये सिर्फ एक लेयर नहीं आएगी वाटर मॉलिक्यूल्स की, और भी बहुत सारी लेयर इसके चारों तरफ आ सकते हैं, तो मतलब एक बड़ा हाइड्रेटेड साइज बन जाएगा। उसको बोलते हैं बेटे हाइड्रेटेड साइज। और उसको हम कैसे मेजर करेंगे? उसको हम मेजर करेंगे आयन के न्यूक्लियस से डिस्टेंस, कहाँ तक? वाटर मॉलिक्यूल्स तक। आयन के न्यूक्लियस के सेंटर से डिस्टेंस वाटर मॉलिक्यूल्स तक, जहां तक वो प्रेजेंट है और वो मूव नहीं हो रहे, मतलब उसी के साथ जुड़े हुए हैं, उसी के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसको बोल देंगे पूरे को हाइड्रेटेड साइज। लिखो, हाइड्रेटेड साइज क्या है? इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस of an ion to the point up to which the associated water molecules are immovable due to the attraction with the ion। देखो, हाइड्रेटेड साइज क्या है? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन टू द पॉइंट अप टू विच द एसोसिएटेड वाटर मॉलिक्यूल्स आर इमूवेबल। जहां तक वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़े हैं और वो मूव नहीं कर रहे हैं, इमूवेबल वाटर मॉलिक्यूल्स तक जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा इसका? हाइड्रेटेड साइज। और इनके बीच में अट्रैक्शन कौन सी है? आयन डाइपोल अट्रैक्शन। अच्छा, मैं आपको एक तरीके से और रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ इसी चीज को कि आयन और डाइपोल की इंटरेक्शन कैसे होती है। ये नोट कर लो बेटे। हम एक तरीके से और देखेंगे कि इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और आप इस पे ध्यान दें। हाइड्रेशन एनर्जी को जब भी हम लिखते हैं तो उसको कैसे शो करते हैं? देखो, A पॉजिटिव गैस, फिर वाटर डाला और किस में कन्वर्ट हो गया? A पॉजिटिव एक्वस में। मतलब जो भी आपका आयन था स्टार्टिंग में, A पॉजिटिव का मतलब यह केटायन, B नेगेटिव का मतलब कोई भी एनायन। स्टार्टिंग में क्या होता है? वो गैसियस फॉर्म में,
ठीक है। हाइड्रेशन हम करते हैं किसका करते हैं, देखो गैसियस आयन, गैसियस आयन से वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक्वस में कन्वर्ट हो गया। वाटर डालने के बाद उस आयन को बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स ने सराउंड कर लिया और वो एक्वस आ गया। ये है रिप्रेजेंटेशन, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि यहाँ पे ए पॉजिटिव आप ऐसे कर दो, ए पॉजिटिव सॉलिड वाटर, ए पॉजिटिव एक्वस, नहीं ये गलत है। यहाँ पे क्या आना चाहिए जी, गैसियस, गैसियस आयन का हाइड्रेशन होगा। ओके देखो हाइड्रेटेड साइज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये हमारा कोई आयन हो गया, लेट करो मैं ये आयन ले रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज आयन, तो उसके चारों तरफ जो डाइपोल होगा, उसकी तरफ जो डाइपोल का फेस होगा वो क्या होगा, नेगेटिव, और दूसरी तरफ पॉजिटिव। फिर यहाँ भी नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये तो होगी एक लेयर वाटर मॉलिक्यूल्स की, इसके चारों तरफ अब और भी लेयर हो सकती हैं, वो भी कैसे होंगी, ये पॉजिटिव है तो इसके पीछे फिर नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। आप इसको ऐसे बना सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। तो मतलब ये बहुत सारे जुड़ के ऐसे चलता जाएगा। ये हो गया हाइड्रेटेड साइज। कहाँ तक, जो आयन है उसके न्यूक्लियस से उस पॉइंट तक जहां तक वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। कौन से, इमूवेबल वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो उसके साथ जुड़े हुए हैं और मूव नहीं कर रहे, इसी के साथ जुड़े हुए हैं, सिर्फ इसी के साथ अट्रैक्शन है उनकी, तो बड़ा साइज हो जाता है इसका। ठीक है, ये मैंने आपको हाइड्रेटेड साइज रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। अब हाइड्रेशन जो एनर्जी होती है बेटे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ आयन। जितना छोटा आयन होगा, जितना छोटा आयन होगा उतनी ही उसकी हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम। देखो लिखो अब फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी। जिन बच्चों को लगे कि थोड़ा स्लो चल रहे हैं तो वो 1.5x पे या 2x पे देख सकते हैं। जिनको जैसे रिवीजन करनी है, नोट्स नहीं बनाने हैं, तो 1.5x या 2x पे देख सकते हैं, इसको फास्ट स्पीड से देख सकते हैं। जिनको लगे कि ज़्यादा थोड़ा स्लो चल रहे हैं तो उसको डबल स्पीड पे या 1.5 या 1.7x पे देख सकते हैं, उनका टाइम सेव होगा। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हाइड्रेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले है साइज ऑफ आयन। साइज ऑफ आयन, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जितना छोटा आयन का साइज होगा उतनी ही ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। क्योंकि छोटा साइज है आयन का तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी उसकी, ज़्यादा। अब देखो अगर मैं Li पॉजिटिव लूँ और आपका Na पॉजिटिव लूँ, दोनों में चार्ज डेंसिटी किसकी ज़्यादा है? Li की। किसकी ज़्यादा है? Li की। क्योंकि देखो चार्ज तो दोनों पे बराबर है, पॉजिटिव पॉजिटिव, और साइज छोटा किसका है? लिथियम का। जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, ली ना की, लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो सोडियम का साइज बड़ा है, लिथियम का साइज छोटा है। चार्ज बराबर है और साइज है छोटा, तो चार्ज डेंसिटी क्या हो गई? ज़्यादा। चार्ज डेंसिटी को आप कैसे लिख सकते हो? चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज साइज या फिर वॉल्यूम। ये हो गया चार्ज प्रेजेंट, ये हो गया उसका साइज या उसकी वॉल्यूम, ये होगी हमारी चार्ज डेंसिटी। तो जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स उसको सराउंड करेंगे और उतनी ही ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। तो साइज ऑफ आयन के ऊपर डिपेंड करता है, जितना छोटा साइज उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी। लिखो स्मॉलर इज द साइज ऑफ द आयन, more will be the release of hydration energy। तो सबसे पहले अगर मैं ग्रुप 1 के कैटाइंस लूँ, Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Rb पॉजिटिव, Cs पॉजिटिव, ये मेरे ग्रुप 1 के कैटाइंस हैं।
तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर निकालना है कि किसकी सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी, तो सबसे छोटा उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। तो ये ट्रेंड होगा हाइड्रेशन एनर्जी का। ऐसे ही ग्रुप टू के आयंस बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, Al3 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव। देखो ये तीनों क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। तीनों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो 10-10 है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसका साइज क्या है, सबसे छोटा। आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में भी पढ़ी होगी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो इसका साइज सबसे छोटा, तो हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा रिलीज होगी। तो Al3 पॉजिटिव एक्वस का सबसे ज़्यादा, Mg2 पॉजिटिव एक्वस उससे कम, Na पॉजिटिव उससे कम। ये हो गया हमारा ऑर्डर। तो पता चल गया स्मॉलर द साइज ऑफ द आयन मोर विल बी द रिलीज ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। उतना ज़्यादा हाइड्रेशन होगा, उतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। नेक्स्ट है साइज हो गया, नेक्स्ट है चार्ज। चार्ज ऑन आयन। तो चार्ज का भी हमने पढ़ लिया, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी। मोर इज द चार्ज ऑन द आयन, मोर विल बी द रिलीज ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा रिलीज हाइड्रेशन एनर्जी का। वही अभी हमने एग्जांपल लिया था, Al3 पॉजिटिव पे चार्ज ज्यादा है, Mg2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव। तो किस में हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी, इसमें सबसे ज्यादा। Fe3 पॉजिटिव लो, Fe2 पॉजिटिव लो। देखो दोनों आयरन के आयन हैं, ये फेरिक आयन, ये फेरस आयन। Fe3 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव। तो छोटा है ये, जितना छोटा साइज में उतनी हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि उतने वाटर मॉलिक्यूल्स आके उसके सराउंड कर लेंगे। तो इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो ग्रेटर होगी Fe2 पॉजिटिव से। लिखना आपने एक्वस में ऐसे लिखना है, ठीक है। तो चार्ज का भी फैक्टर देख लिया हमने, साइज छोटा होना चाहिए और चार्ज होना चाहिए ज़्यादा। अब नेक्स्ट है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। देखो होता क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। कोई भी हम मीडियम मीन्स जो हमने सॉल्वेंट लिया जिसके अंदर हम वो डिसोल्व कर रहे हैं, ठीक है, वो हो गया हमारा मीडियम। अब उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, देखो हर एक मीडियम की अपनी एक एबिलिटी होती है कि जो भी उसके अंदर सब्सटेंस डाला जा रहा है उसको वो कितना डिसोल्व कर पाए उसके अंदर, ठीक है। मीडियम के अंदर पावर होती है कि वो जो सोल्यूट उसमें डाला जा रहा है वो उसके आयंस को या पार्टिकल्स को सेपरेट कर देगा। वो होता है उस मीडियम की एबिलिटी। और उसको किस में मेजर करते हैं हम, किस में शो करते हैं हम उसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में। किसी भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा उस मीडियम की एबिलिटी है पोलर सोल्यूट्स को डिसोल्व करने की। किसी भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा उसके अंदर एबिलिटी है पोलर सॉल्यूट्स को अपने अंदर डिसोल्व करने की। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 81। कई बुक्स में इसको 71 भी लिखते हैं, किसी में 80 लिखते हैं, किसी में 81 लिखते हैं। तो ऐसे मिलेगा आपको 79, 80 और 81, ये 3 वैल्यू मिलती है बुक्स में। तो वाटर का इतना, मिथाइल एल्कोहल 35 और इथाइल एल्कोहल C2H5OH 27। देखो अगर आप NaCl को डिसोल्व करते हो, एक करते हो वाटर में, एक इसमें और एक इसमें, वाटर में डिसोल्व करो, एक इसमें करो, एक इसमें करो, तीनों में से सबसे ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका है, वाटर का है। तो मतलब NaCl सबसे ज़्यादा डिसोल्व किस में होगा, वाटर में होगा।
उससे कम इसमें और सबसे कम इसमें। तो एक किसकी एबिलिटी होगी डिसोल्व करने की, मीडियम की, मतलब सॉल्वेंट की एबिलिटी होगी किसी सॉल्यूट को अपने अंदर डिसोल्व करने की। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, हाइड्रेशन एनर्जी फर्क पड़ेगा। जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ज्यादा सोल्यूबल होगा, मतलब Na पॉजिटिव उतने ज्यादा, उतने वाटर मॉलिक्यूल्स को सराउंड करेंगे, एनायन को भी सराउंड करेंगे और ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम पे भी डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा ER होगा उतना ज्यादा क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। पोलर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा तो पोलर सॉल्यूट उतने ज्यादा डिसोल्व होंगे, नॉन पोलर उतने कम होंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर बढ़ता है तो मीडियम की पोलैरिटी इंक्रीज होती है। पोलैरिटी ऑफ मीडियम इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नाउ वी विल सी द एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। देखो बेटे, फर्स्ट एप्लीकेशन है आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी क्या है, जैसे हमारा एक्वस सॉल्यूशन में हमने NaCl डाला है, कोई भी आयनिक कंपाउंड डाला, उसके बाद उसको वाटर मॉलिक्यूल्स ने सराउंड कर लिया, तो उस आयन की कितनी स्पीड है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मूव करने की, किसी भी आयन की एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मूव करने की जितनी स्पीड है उसको बोलते हैं उसकी आयनिक मोबिलिटी। ठीक है, यानी मीडियम के अंदर वो आयन किस स्पीड से मूव कर रहा है, वो उसकी आयनिक मोबिलिटी होगी। अगर कोई फास्ट मूव कर रहा है तो उसकी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा, अगर स्लो मूव कर रहा है तो उसकी आयनिक मोबिलिटी कम। सो इट इज द स्पीड ऑफ द आयन। आयनिक मोबिलिटी क्या है, इट इज द स्पीड ऑफ द आयन। जितना ज्यादा आयन की स्पीड होगी मूव करने की उतना ज्यादा करंट भी फ्लो करेगा। अभी हम देखेंगे उसको। तो आयनिक मोबिलिटी हमने देखा तो क्या है, इट इज द स्पीड ऑफ द आयन। अब हाइड्रेशन एनर्जी का आयनिक मोबिलिटी पे क्या फर्क पड़ा, देखो बेटे, जितना छोटा साइज मैंने बताया था आपको, जितना छोटा साइज होगा उतने ज्यादा उसका हाइड्रेशन होगा, यानी उतनी ज्यादा उसमें हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। मीन्स उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स उसको सराउंड कर लेंगे। भाई छोटा साइज हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, मतलब उतने ही ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स इसको सराउंड कर लेंगे। तो इसका जो हाइड्रेटेड साइज है Li पॉजिटिव का हाइड्रेटेड साइज, ये क्या है, लार्जेस्ट। इन सब में सबसे बड़ा किसका हाइड्रेटेड साइज होगा, Li पॉजिटिव का, क्योंकि साइज छोटा, चार्ज जैसी ज्यादा, उतने वाटर मॉलिक्यूल्स उसको सराउंड करेंगे, हाइड्रेटेड साइज बन जाएगा बड़ा। अब हाइड्रेटेड साइज बन गया बड़ा, अब जिसका हाइड्रेटेड साइज बड़ा हो गया तो उस आयन के लिए मूव करना इजी है कि मुश्किल है। उस आयन की मूव करने की जो स्पीड है वो स्लो होगी कि फास्ट होगी, स्लो होगी। जितने बड़े साइज का होगा उतनी ही आयन की मूव करने की स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो हाइड्रेशन की वजह से Li पॉजिटिव का जो हाइड्रेटेड साइज है वो काफी बड़ा हो गया और इसकी मूव करने की एबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे स्लो। ठीक है, तो अगर मैं आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर देखूं तो क्या हो जाएगा उसका रिवर्स। CS पॉजिटिव, Rb पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Na पॉजिटिव और Li पॉजिटिव। तो सारे आयंस में सबसे ज्यादा आयनिक मोबिलिटी किसकी होगी, CS पॉजिटिव की। ठीक है, समझ में आया। जितना बड़ा आयन होगा उसके तरफ आने वाले वाटर मॉलिक्यूल होंगे कम, वाटर मॉलिक्यूल कम उसको सराउंड करेंगे तो साइज होगा उसका छोटा साइज होगा तो वो जल्दी से आयन मूव करेगा, यानी उसकी आयनिक मोबिलिटी होगी ज्यादा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब एनायन का केस ले लेते हैं, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव। अब इन चारों में बताओ कि सबसे ज्यादा आयनिक मोबिलिटी किसकी होगी। मैंने एक्वस लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, ये हाइड्रेटेड आयन है। F नेगेटिव का साइज सबसे छोटा तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे। हाइड्रेटेड साइज सबसे बड़ा तो आयनिक जो मोबिलिटी है वो सबसे कम, तो इसकी आयनिक मोबिलिटी कम, फिर इसकी कम, इसकी। ठीक है, सबसे ज्यादा किसकी, I नेगेटिव की, सबसे कम किसकी, F नेगेटिव की। तो ये हमारी एप्लीकेशन होगी फर्स्ट, क्या, आयनिक मोबिलिटी। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकंड एप्लीकेशन, हाइड्रेटेड साइज। मतलब साइज पे क्या फर्क पड़ता है हाइड्रेशन का, हाइड्रेटेड साइज ऑफ आयन। आयन का हाइड्रेटेड साइज देखेंगे अब हम। आपको पता है
कि साइज जितना छोटा उतना ज़्यादा उसका हाइड्रेशन, और जितना ज़्यादा हाइड्रेशन मीन्स उसका हाइड्रेटेड साइज उतना ही बड़ा, उसका हाइड्रेटेड साइज उतना ही बड़ा। तो हाइड्रेटेड साइज किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया? 1 / साइज ऑफ आयन। ठीक है, 1 / साइज ऑफ आयन और 1 / चार्ज ऑन आयन। जितना ज्यादा चार्ज होगा आयन के ऊपर, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही, जितना ज्यादा चार्ज उतना ही बड़ा उसका साइज। सॉरी, इनवर्सली नहीं है, ये हो जाएगा हमारा चार्ज ऑन आयन। आयन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा बेटे, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही उसका हाइड्रेटेड साइज बड़ा होगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था ना, Al3 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव। देखो इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो Al3 पॉजिटिव के ऊपर चार्ज क्या है? ज्यादा है। तो जिसका ज्यादा चार्ज है, ग्रेटर इज द चार्ज ऑन द आयन, मोर विल बी दी हाइड्रेशन, और उसका हाइड्रेटेड साइज हो जाएगा बड़ा। तो हाइड्रेटेड साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के ऊपर, हाइड्रेटेड साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के ऊपर। Fe3 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, दोनों में से छोटा आयन Fe3 पॉजिटिव। छोटा है तो मतलब चार्ज ज्यादा है, ठीक है, चार्ज ज्यादा है तो इसका हाइड्रेटेड साइज उतना ज्यादा होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। और साइज, जितना बड़ा साइज उतना हाइड्रेटेड साइज कम, जितना बड़ा साइज उतना हाइड्रेटेड साइज कम, जितना ज्यादा चार्ज उतना हाइड्रेटेड साइज ज्यादा। ठीक है, समझ में आ गया। हाइड्रेटेड साइज में अगर हमें कंपेयर करना हो, जैसे Li पॉजिटिव, Na और K पॉजिटिव, तो अगर आपसे पूछे कि इन तीनों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो कि सबसे पहले हाइड्रेटेड साइज किसका, फिर उसके बाद किसका, फिर उसके बाद किसका, तो हमें पता है जो जितना छोटा, चार्ज सब पे +1 है, साइज इसका छोटा है, तो चार्ज डेंसिटी Li पॉजिटिव की ज्यादा। चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो उतना ही ज्यादा हाइड्रेशन होगा, उतना ही बड़ा हाइड्रेटेड साइज होगा। तो Li पॉजिटिव का बड़ा, फिर Na का, और फिर K पॉजिटिव। और अगर आयनिक मोबिलिटी पूछ ले, आयनिक मोबिलिटी पूछ लेगा तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? रिवर्स। जो जितना छोटा है वो उतना ज्यादा फास्ट मूव करेगा, तो उसकी आयनिक मोबिलिटी उतनी ज्यादा। तो K पॉजिटिव, फिर Na पॉजिटिव, Li पॉजिटिव। ठीक है बेटे, समझ में आ गया। ये हमने इसकी सेकंड एप्लीकेशन कर ली। नाउ थर्ड एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। अब देखो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है? आयन की मूवमेंट के ऊपर। जितना ज्यादा कोई आयन की स्पीड होगी मूव करने की, उतना ही ज्यादा क्या होगा? कंडक्टेंस होगा। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हाइड्रेटेड साइज। देखो हाइड्रेटेड साइज का क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। जितना ज्यादा हाइड्रेटेड साइज मतलब पानी में डालने के बाद उस आयन का जितना बड़ा साइज होगा वो उतना स्लो मूव करेगा, उतना स्लो मूव करेगा तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? उतनी कम। ठीक है, समझ में आ गया। जितना बड़ा हाइड्रेटेड साइज होगा आयन का उतनी कम उसकी आयनिक मोबिलिटी, मतलब उतनी कम स्पीड से वो मूव करेगा। जितनी कम स्पीड से मूव करेगा उतना ही कम क्या होगा? उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ठीक है, तो हाइड्रेटेड साइज ज्यादा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस उसकी कम। तो अगर आपको दे दें Be2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव और आपसे पूछे कि बताओ किसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस सबसे ज्यादा, किसकी कम, फिर उससे कम किसकी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो मैंने कौन से ग्रुप के आयन लिखे हैं? ये मैंने लिखे हैं ग्रुप 2 के। ग्रुप 2 के आयन को वाटर में डाल दे। देखो एक्वस है तो मतलब हाइड्रेटेड आयन की बात हो रही है यहाँ पे। एक्वस का मतलब क्या है? तो हाइड्रेटेड आयन की बात हो रही है। अगर यहाँ पे खाली G होता तो इसका मतलब खाली आयन। A क्या हुआ है तो मतलब हाइड्रेटेड आयन। तो जिसका साइज सबसे छोटा उसका हाइड्रेटेड आयन सबसे बड़ा। तो बेरिलियम का साइज सबसे छोटा आता है तो इसका हाइड्रेटेड साइज सबसे बड़ा। तो पहले हम हाइड्रेटेड साइज का ऑर्डर लिख लेते हैं। Ba2 पॉजिटिव एक्वस, ये हाइड्रेटेड साइज सबसे बड़ा, फिर Mg और फिर कैल्शियम। ये हो गया साइज, साइज सबसे बड़ा Be2 पॉजिटिव का। ठीक है, एक्वस साइज Be2 पॉजिटिव का सबसे बड़ा, तो सबसे कम स्लो मूव करेगा तो कंडक्टेंस क्या होगी? सबसे कम। तो सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किसकी होगी? Ca2 पॉजिटिव
एक्वस, देन Mg2 पॉजिटिव एक्वस, देन Be2 पॉजिटिव एक्वस। ये हो गया हमारा ऑर्डर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलो क्वेश्चन तो हो गए, क्वेश्चन तो इतने ही हैं। अच्छा एक चीज और देखते हैं, देखो हाइड्रेशन एनर्जी, अगर हमें टोटल हाइड्रेशन एनर्जी निकालनी है, किसी भी आयनिक सॉलिड की टोटल हाइड्रेशन एनर्जी निकालनी है, तो उसमें जितने कैटायन रिलीज हो रहे हैं, जितना एनायन रिलीज हो रहे हैं, हाइड्रेशन एनर्जी हम किसकी निकालते हैं, अलग अलग आयन की निकालते हैं। पढ़ा था स्टार्टिंग में, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, 1/r, यानी कि साइज ऑफ आयन, साइज ऑफ आयन। जितना आयन का साइज छोटा उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज। और कैटायन और एनायन के लिए हम अलग अलग निकालते हैं इसको। ठीक है, तो क्या करेंगे, टोटल निकालने है तो ये आ जाएगा कैटायन प्लस 1/ni, ये आ जाएगा। हाइड्रेशन एनर्जी किसका सम हो जाएगा, कैटायन प्लस एनायन। ठीक है, ये कैटायन का निकालेंगे हाइड्रेशन एनर्जी अलग, फिर एनायन की निकालेंगे और फिर उन दोनों को ऐड कर देंगे, तो आ जाएगी हाइड्रेशन एनर्जी। अगर मेरे को कैल्शियम फ्लोराइड की निकालनी है, तो कैल्शियम फ्लोराइड में क्या है, एक कैल्शियम है और 2 फ्लोरीन है, तो इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, और तीनों को ऐड कर दो तो वो क्या देगी, हाइड्रेशन एनर्जी CaF2 1 मोल की। ठीक है, समझ में आ गया। तो बेटे आज का लेक्चर हमारा यहीं खत्म हो रहा है। आज हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया, हमारी हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में कंप्लीट डिस्कस हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फेजान्स रूल, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और उसका जो टॉपिक है वो भी बहुत बड़ा है, तो उसमें 1-1.5 घंटे का लेक्चर हो सकता है नेक्स्ट। तो वो नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा कल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।